आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद पर बात करने वाले हैं जिस पर हमारे लोकतंत्र की कह सकते हैं पूरी इमारत खड़ी है। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है, ये वो गारंटी है जो संविधान हर भारतीय नागरिक को देता है। एक गारंटी। हाँ, एक गारंटी सरकार की मनमानी के खिलाफ, एक गारंटी सम्मान से जीने के लिए। इसीलिए तो इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और आज हमारी कोशिश इन्हीं गारंटियों को समझने की है। हमारे पास जो स्रोत है उनके जरिए हम इन 6 मौलिक अधिकारों की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि ये क्या है, क्यों जरूरी है और असल जिंदगी में इनके क्या मायने हैं। तो चलिए इस जरूरी विषय पर एक गहरी और मजेदार बातचीत शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हम इन्हें मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं? आखिर क्या चीज इन्हें बाकी कानूनों से अलग और इतना खास बनाती है? देखिए, इन्हें मौलिक कहने की वजह यह है कि ये किसी भी इंसान के दिमागी, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे जरूरी माने गए हैं। अच्छा। इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। और जो चीज इन्हें खास बनाती है वो है इनकी गारंटी। ये किसी सरकार की देन नहीं है, ये सीधे संविधान से मिलते हैं। मतलब अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो इन अधिकारों को छीनता हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो कानून रद्द हो जाएगा। ये एक तरह से नागरिक और सरकार के बीच शक्ति का संतुलन बनाते हैं। यहीं पे एक बात मुझे हमेशा दिलचस्प लगी और ये परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है कि जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज हम 6 की बात करते हैं। ये 7वां अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये कहाँ चला गया? ये बहुत अहम सवाल है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है। शुरू में अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। हाँ, लेकिन 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। क्यों? इसकी क्या वजह थी? सरकार को लगा कि जमींदारी उन्मूलन और जो दूसरे सामाजिक आर्थिक सुधार थे उनके लिए ये अधिकार आड़े आ रहा था। अब ये अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। अच्छा, तो अब ये मौलिक नहीं है, बस एक कानूनी अधिकार है। जी। इसका मतलब है कि सरकार आपकी संपत्ति ले तो सकती है, लेकिन एक कानून बनाकर और मुआवजा देकर, मनमाने ढंग से नहीं। ठीक है, तो अब उन 6 अधिकारों पर आते हैं जो आज हमारे पास हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे बुनियादी अधिकार से, समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। हाँ, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसकी नींव है अनुच्छेद 14, जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। मतलब देश का कानून प्रधानमंत्री और एक आम मजदूर पर एक जैसा लागू होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। कानून के सामने सब बराबर है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में तो हम भेदभाव देखते हैं, दुकानों में, होटलों में, जाति या धर्म के आधार पर। तो क्या संविधान इस जमीनी हकीकत के बारे में कुछ कहता है? बिल्कुल कहता है, और यही अनुच्छेद 15 की खूबसूरती है। ये न सिर्फ सरकार को बल्कि आम नागरिकों को भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। मतलब कोई भी नागरिक? हाँ, कोई आपको ये कहकर किसी कुएं, तालाब या होटल में घुसने से नहीं रोक सकता कि आप किसी खास जाति से हैं। और सरकारी नौकरियों का क्या? अनुच्छेद 16 अफसर की समानता की बात करता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए तो फिर आरक्षण का प्रावधान क्या उस सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब समानता के असली मतलब में छिपा है। देखिए, संविधान बनाने वाले 2 तरह की समानता जानते थे। 2 तरह की? जी। एक होती है फॉर्मल इक्वालिटी, जो कहती है कि एक 100 मीटर की दौड़ में सब एक ही लाइन से दौड़ना शुरू करेंगे, चाहे कोई एथलीट हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पैर में चोट लगी हो। ये तो बराबरी नहीं हुई। बिल्कुल। और दूसरी होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। ये कहती है कि नहीं, जो व्यक्ति सदियों से पिछड़ा है, जिसे दौड़ने का मौका ही नहीं मिला, उसे बराबर लाने के लिए स्टार्टिंग लाइन पर थोड़ी बढ़त देनी पड़ेगी। अच्छा। आरक्षण उसी बढ़त का एक रूप है। इसका मकसद बराबरी को खत्म करना नहीं, बल्कि असल बराबरी स्थापित करना है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। इसी में अनुच्छेद 17 और 18 भी हैं, जो सामाजिक बराबरी की बात करते हैं। एक छुआछूत का अंत करता है और दूसरा उपाधियों का। सही।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बनाता है, जो भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जैसे महाराजा, राय बहादुर। हाँ बिल्कुल, ये उपाधियां जो अंग्रेज देते थे वो अब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल है, आज भी तो हम पद्मश्री, भारत रत्न जैसे सम्मान देते हैं, तो क्या ये उस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है? तो बहुत अच्छा पॉइंट है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि पद्म सम्मान या भारत रत्न ये उपाधियां यानी टाइटल्स नहीं हैं, बल्कि अलंकरण हैं, डेकोरेशंस हैं। अच्छा, ये टाइटल्स नहीं है? नहीं, ये किसी की उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। और इन्हें कोई अपने नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। इसलिए ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। तो समाज में और कानून की नजर में बराबरी तो मिल गई, लेकिन क्या एक बराबर और बंधा हुआ समाज काफी है? शायद नहीं। बराबरी के साथ साथ आजादी भी उतनी ही जरूरी है। और यहीं से हम अपने दूसरे सबसे बड़े अधिकार पर आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल, अनुच्छेद 19 से 22, और इसका दिल है अनुच्छेद 19, जो हर नागरिक को 6 तरह की आजादियां देता है। 6 तरह की? हाँ जी। सबसे पहली और सबसे मशहूर आजादी है बोलने की आजादी, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कहते हैं। आप जो सोचते हैं वो कह सकते हैं, लिख सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। फिर शांति से इकट्ठा होने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, देश में कहीं भी घूमने, कहीं भी बसने और कोई भी व्यापार करने की आजादी। ये आजादियां लोकतंत्र की जान हैं। लेकिन क्या ये आजादियां अनलिमिटेड है? मतलब क्या कोई देश के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है या कहीं भी धरना दे सकता है? नहीं, और यहीं पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है। आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां से देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या किसी दूसरे की मानहानि शुरू होती है। अच्छा, तो एक सीमा है। बिल्कुल, आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन दंगा भड़काने वाला भाषण नहीं। आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन हाईवे जाम करके दूसरों की आवाजाही नहीं रोक सकते। संविधान आजादी और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाता है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार में एक अनुच्छेद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो संविधान का सबसे जरूरी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसे इतना खास क्यों माना जाता है? इसे खास इसलिए माना जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके इसे एक अजूबा बना दिया है। और ये बहुत दिलचस्प है कि ये कैसे हुआ। बताइए। शुरू में जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहने या सांस लेने से था, लेकिन मेनका गांधी केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना है। मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि अच्छे से जीना, एक गरिमापूर्ण जीवन। बिल्कुल। और इसी एक सोच ने इस अनुच्छेद का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। आज आपके साफ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, निजता का अधिकार भी, राइट टू प्राइवेसी, हाँ, निजता का अधिकार, अच्छी नींद का अधिकार, यहाँ तक कि इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार भी सब इसी एक अनुच्छेद की देन है। ये एक छोटे से बीज की तरह था जो आज एक विशाल पेड़ बन चुका है। वाह, ये तो सच में अद्भुत है। समानता और स्वतंत्रता के बाद संविधान उन लोगों की भी सोचता है जो सबसे कमजोर है। और ये हमें तीसरे अधिकार पर लाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 23 और 24 ये बहुत सीधे और स्पष्ट हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी यानी इंसानों की खरीद बिक्री और बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। बेगार मतलब किसी से जबरदस्ती बिना पैसे दिए काम करवाना, ये एक अपराध है। और अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। ये साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी फैक्ट्री, खदान या किसी भी खतरनाक काम में मजदूरी नहीं कराई जा सकती। ये अधिकार समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को सुरक्षा देते हैं। अब आते हैं उस अधिकार पर जो भारत की अनेकता में एकता की पहचान है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक ये भारत के सेक्युलर होने का सबूत है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म मानने, उसके अनुसार पूजा पाठ करने और उसका शांतिपूर्ण प्रचार करने की आजादी देता है। और जो धार्मिक संस्थान हैं उनके बारे में? उनके लिए अनुच्छेद 26 है, जो धार्मिक समूहों को अपने संस्थान चलाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 27 और 28 ये पक्का करते हैं कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों के टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं करेगी। और सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल।
इसी से जुड़ा हुआ है हमारा 5वां अधिकार, जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जी, अनुच्छेद 29 और 30 ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों, चाहे वो भाषा के आधार पर हों या धर्म के, उनके हितों की रक्षा करते हैं। कैसे? अनुच्छेद 29 उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का हक देता है और अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने का अधिकार देता है, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और शिक्षा दे सकें। तो हमने 5 अधिकारों की बात कर ली: बराबरी, आजादी, शोषण से सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा। लेकिन अगर सरकार या कोई और इन अधिकारों को मानने से इनकार कर दे तो हमारे पास क्या ताकत है? और यहीं पर हमारा छठा और सबसे अनोखा अधिकार आता है। बिल्कुल, और वो है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा? हाँ, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे शब्द रह जाते। ये अनुच्छेद हर नागरिक को वो चाबी देता है जिससे वो अपने अधिकारों पर लगे किसी भी ताले को खोल सकता है। और वो चाबी क्या है? वो चाबी है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार छीना जाता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और फिर कोर्ट क्या करता है? फिर सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये रिट्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है। क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। ये कब काम आती है? मान लीजिए पुलिस ने आपके किसी जानने वाले को बिना किसी कारण बताए हिरासत में ले लिया है, तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट ये रिट जारी करेगा और पुलिस को उस व्यक्ति को जज के सामने पेश करना ही पड़ेगा। ये अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा, और दूसरी है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। मान लीजिए आपका पासपोर्ट अधिकारी बिना किसी वजह के आपका आवेदन महीनों से रोके बैठा है, वो अपना काम नहीं कर रहा, तब कोर्ट उसे मैंडेमस जारी करके कहेगा हम आदेश देते हैं कि तुम अपना काम करो। तो ये अधिकारियों से काम करवाने के लिए? बिल्कुल, ये नागरिकों के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। ये तो बहुत काम की चीज है। अगली 2 रिट्स अदालतों से जुड़ी हैं, प्रोहिबिशन और सर्ट्योरराई। इनमें क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। इनमें एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना। ये तब जारी होता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रही हो, तो ऊपरी अदालत उसे वहीं रोक देती है। सुनवाई के दौरान? हाँ, एक तरह से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। लेकिन सर्ट्योररी तब आती है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो। अगर ऊपरी अदालत को लगता है कि फैसला गलत है, तो वो सर्ट्योररी जारी करके उस फैसले को रद्द कर सकती है। ये इलाज है। अच्छा, एक रोकता है और दूसरा फैसले को रद्द करता है। और आखिरी रिट क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब है आपका क्या अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ गया है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके उससे पूछ सकता है कि तुम किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो। और अगर वो सही जवाब नहीं दे पाता, तो उसे पद से हटा दिया जाता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। तो कुल मिलाकर ये 6 अधिकार नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। जाते जाते क्या इनकी कोई सीमाएं या आलोचना भी है? हाँ, 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक, ये अधिकार असीमित नहीं है, इन पर उचित प्रतिबंध हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। लेकिन सारे अधिकार नहीं, है ना? नहीं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। कुछ आलोचक कहते हैं कि इन पर प्रतिबंध बहुत ज्यादा हैं, लेकिन न्यायपालिका ने मेनका गांधी जैसे केसों में इनकी व्याख्या करके इन्हें समय के साथ और मजबूती ही किया है। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आइए जल्दी से उन 6 मौलिक अधिकारों को एक बार दोहरा लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और इन सब का गारंटर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जानकारी भरी और मजेदार चर्चा रही। इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं जो जरूरी भी हैं। मौलिक अधिकार सरकार की ताकत को सीमित करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है
कि एक नागरिक के तौर पर इन अधिकारों के साथ हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये सोचने वाली बात है। खासकर तब जब एक व्यक्ति की बोलने की आजादी दूसरे के सम्मान से टकराती है या एक समूह की धार्मिक स्वतंत्रता पब्लिक ऑर्डर के लिए चुनौती बनती है। अधिकार और जिम्मेदारी का ये संतुलन कैसे बने, शायद आज के दौर का ये सबसे बड़ा सवाल है।